बंद करो। चालू कर दिया। नमस्कार देश के नौजवानों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों और प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे भाई बहनों। आप क्लास ले रहे होंगे और क्लास लेते रहो आप। तो हमने पिछली कक्षा में जो परमाणु द्रव्यमान था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। एक उससे है ये और एक और ने एक नौजवान था वो इससे बोल रहा है कि सर जो आईसीआर की जो केमिस्ट्री है, जो जेट और आईसीआर की केमिस्ट्री है, तो ऐसे पूछ रहा है कि भाई आईसीआर की केमिस्ट्री क्या होगी। तो उस नौजवान से मेरा ये निवेदन है, यदि आप साइंस सब्जेक्ट में प्रवेश करते हो तो केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री लगभग पूरी समान होती है। जो आपके आईसीआर का लेवल है, आईसीआर का लेवल भी चलेगा। जेट वाला लेवल क्या चलता है, आईसीआर का चलता है। तो आप ले सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी कोई अलग क्वेश्चन। भाई मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है, केमिस्ट्री का जो मुख्य बात है जिससे हम परमाणु द्रव्यमान चल रहे हैं, बात वही है कि इसमें घूम फिर के थोड़ी लगाएगी इसमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों में सिलेबस लगभग सेम है। यदि कोई आईसीआर की तैयारी कर रहा है या कोई जेट की तैयारी कर रहा है, दोनों के लिए समान रहेगा, कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं होगा। आप यदि मान लीजिए आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी दूसरे लगभग यूट्यूब चैनल पे जाके या मान लीजिए या कहने का मतलब कोई सिलेबस है वो दोनों चेक कर सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार आप भी जानते हो इस बात को कि केमिस्ट्री समान होती है। ये थोड़ी भाई उसको कोई अलग पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं हिंदी की बात करूं कि आपकी कोई सिलेबस में कोई हिंदी, तो हिंदी आएगी, सीधी बात है। हिंदी जो भी सिस्टम इसके जो इसका व्याकरण होगा, अब संधि आ जाए तो संधि की परिभाषा आएगी, तो वो परिभाषा थोड़ी अलग कोई अलग पूछेगा उसमें। सभी में क्या होती है, समान होती है। यदि लेवल देखा जाए, हाँ एक बात सोचने की है, यदि लेवल देखा जाए, जैसे मान लीजिए एक लेवल तो बनता है आपके 10th तक का लेवल बनता है, एक बनता है 12th तक का बनता है, एक बनता है कॉलेज लेवल बनता है, और एक बनता है आपके एमएससी का बनता है, और एक बनता है पीएचडी का बनता है। तो जो आईसीआर और जो आपका जेट का लेवल है वो किसके आधार पे है, 12th तक का लेवल है, ज़्यादा लेवल नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मान सकते हैं, देखो जेट और आईसीआर का तो यहाँ तक बने, अगर थोड़ा बहुत माने, अगर आप गहराई से मानना चाहते हो, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर का हो सकता है, लास्ट इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा उसमें। अब इससे आप अगर मान लीजिए और कहीं पर आप देख रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, आप जो बेसिक तैयार है केमिस्ट्री का, बेसिक है जो आधारभूत है 11th 12th उसको तैयार करो, ऑटोमेटिक आपकी केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। और ऐसे आप अगर विचार करते हैं कि सर इसमें ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर रहे थे, और परमाणु द्रव्यमान में हमारा क्या हो गया था सिस्टम। परमाणु द्रव्यमान में हमारा कहने का मतलब द्रव्यमान निकालने के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें आज पढ़ेंगे हम परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधियां। क्या पढ़ेंगे कि सर परमाणु द्रव्यमान निकालने की कौन कौन सी विधि है। देखो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधियां, तो उन विधि में देखिए तो यहाँ पर लगभग 4 विधि है। परमाणु द्रव्यमान निकालने की कितनी विधि है, 4 विधि है। अब 4 विधि में देखो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधियां द्रव्यमान निकालने की विधियां, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने की 4 विधियां, कितनी विधियां हैं, 4 विधि हैं। यदि हम बात करते हैं पहली विधि की बात करें तो पहली विधि आएगी इसमें आपकी केनिज़ारो विधि। क्या होती है, पहली विधि होती है केनिज़ारो विधि, ठीक है। अब यदि अगर मैं दूसरी विधि की बात करता हूं तो यहाँ पर आएगी, दूसरी हो जाएगी इसमें आपकी एक क्लोराइड वाली विधि हो जाएगी, ठीक है। यानी क्लोराइड का वाष्प वाली हो जाएगी। एक आपकी तुल्यांक की बार की होती है, एक आपकी ड्यूलोंग पेटिट विधि होती है। तो केवल हम यहाँ पे 4 विधियाँ कितनी होती हैं, 4 होती है। तो 4 में से केवल हम पहली को देखेंगे, केनिज़ारो विधि को देखेंगे। कोई हम वो लेवल नहीं करवा रहे आपको, कोई माध्यमिक उड़वल तो इसमें चारों को लिखूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया 4 विधि होती है, एक केनिज़ारो होती है, 3 जो हम आगे पढ़ेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इस केनिज़ारो विधि में जब परमाणु के या लगभग हम तत्व का द्रव्यमान निकालते हैं
तो द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें पहली कंडीशन तो ये होगी कि पहली कंडीशन, सर इसकी एक बार इसको पिन को चेक करना यार, सर जी ये पिन देखना, इसकी पिन इसमें देखो हमने पढ़ा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न यौगिक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक ही तत्व, कहने का मतलब है उस समय वो तत्व कॉमन होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अपरूप एलोट्रोपस पढ़ा होगा आपने जब छोटी कक्षा में थे आप, तो उस समय आपने या लगभग 11th में थे आप, उस समय भी आपने पढ़ा होगा एलोट्रोपस अपरूप है। इसका मतलब क्या होता है कि एक तत्व तो फिक्स होगा और उसके बाद में उसके अन्य यौगिक होंगे, इन सभी में कहने का मतलब वो तत्व पाया जाएगा, तो उसे कहते हैं आपके एलोट्रोपस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलोट्रोपस के आधार पर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं एक उदाहरण की बात करूँ, जैसे यहाँ पर आपका NH3 है। अब मैं से कहूँ कि इस NH3 में मेरे को इस अमोनिया का द्रव्यमान निकालना है, इस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस केनिजार विधि में लगभग इस नाइट्रोजन युक्त ही 3-4 यौगिक लूंगा जिसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा इसमें आपका N2O, और एक हो जाएगा इसमें NO, एक हो जाएगा NO2, एक हो जाएगा इसमें N2O3 और एक हो जाएगा इसमें N2O5। यानी सर सभी में नाइट्रोजन है, क्योंकि हम किसका निकालेंगे, इस विधि के द्वारा हम केनिजार विधि का निकालेंगे, ध्यान रखना। अब इसके आधार पे देखो नियम बना, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी आगमन विधि से, उदाहरण से नियम की ओर मैंने आपको उदाहरण दिया, अब नियम बनाऊंगा, देखो कैसे। पहली बात तो जब केनिजार विधि में किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है तो वो सभी यौगिक क्या होते हैं, उसके अपरूप होते हैं। अपरूप बोले तो इन सभी में वो एक तत्व कॉमन पाया जाता है जिसका हमें द्रव्यमान निकालना होता है। दूसरी बात देखो यहाँ पर इसमें एक नियम ये बनता है कि जिस तत्व का हम द्रव्यमान निकालें, सर यार बाहर ले लो उसको, जिस तत्व का हम क्या करते हैं, जिस तत्व का हम द्रव्यमान निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो किसी एक यौगिक में उसकी संख्या 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर इसकी 1 है, यहाँ पर भी सर इसकी 1 है, यानी कम से कम एक में तो उसकी संख्या 1 ही होनी चाहिए। ये अणु है सर, इस अणु में नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इसमें भी आपकी 1 है, तो यहाँ पर आपकी केनिजार विधि काम करेगी। केनिजार विधि 2 शर्त पे काम करती है। पहली बात तो क्या होगा कि उस एक ही तत्व क्या होंगे, अलग अलग यौगिक होंगे, और उन यौगिकों में वो तत्व सभी में कॉमन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि सर कम से कम एक अणु में उसकी संख्या 1 होनी चाहिए, इसमें एक आ रही, इसमें एक आ रही, हमें तो 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो आएगा सर, इसकी हम किसका निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन बोले तो यहाँ पर है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के बाद देखिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी। इसका सूत्र होता है, यदि हमें नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हमें हो जाएगी उसकी आणविक द्रव्यमान, जिस अणु में वो उपस्थित है तो उसका आ जाएगा यहाँ पे आणविक द्रव्यमान। क्या आएगा इसमें, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद में आएगी इसकी प्रतिशत मात्रा, क्या आएगी उसकी प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पे लेते हैं उसकी प्रतिशत मात्रा आएगी, ये आएगी इसमें प्रतिशत मात्रा, और नीचे आएगा इसमें आपका 100। इस बात का ध्यान रखना है, इस सूत्र को समझेंगे वापस। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और आणविक द्रव्यमान और नीचे 100, और यहाँ पे आएगा प्रतिशत मात्रा, उस अणु में नाइट्रोजन कितना % है, एक एक को समझेंगे ध्यान से। तो पहले सर हमें किसकी आवश्यकता है, यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने जिस दिन तैयारी की सोची थी जेट और ICR की, तो उस समय आपने अनुमान लगाएगा कि इस समय फॉर्म लगाना है, वहाँ पे हमें कोचिंग करनी है, ये हमें काम करना है, ये किताबें लानी है, ऐसी पढ़ाई करनी है, तो ये रणनीति पहले की थी। तो हमें भी जब इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो सर हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए।
तो ही हम इसका द्रव्यमान इस केंद्रधारी विधि से निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो सूत्र आ गया। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? अरे आणविक द्रव्यमान वही होता है जो उसका मूल द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे निकालता हूँ, देखो इसमें आणविक द्रव्यमान निकालने का हमारे पास सूत्र होता है। यदि मैं इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। आणविक द्रव्यमान बराबर होता है वाष्प घनत्व और इंटू 2। समझ रहे हो इसका मतलब? यदि हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो वाष्प घनत्व इंटू 2 आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, यदि अगर मेरे को वाष्प घनत्व निकालना है तो मैं आणविक द्रव्यमान में क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा। परंतु सर हमें तो ऐसे ही मालूम है कि आणविक द्रव्यमान इसका कितना होता है। देखो यहाँ पे इधर यदि हम निकालें इसका आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे आएगा आणविक द्रव्यमान। अब देखो कैसे, अरे जब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। इसका कितना होता है, जब एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 का कितना होगा रे, 3। तो कितना आएगा सर इसमें, 14 और 3 कितने, 17। तो सर कितना आएगा इसका, 17 आएगा। ये बातें आपको किस नहीं मिलेगी, आपको आणविक द्रव्यमान किस नहीं मिलेगा, वाष्प आपको घनत्व किस नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके बाद में आपसे पूछेगा, ठीक है। परंतु मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ही बना रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखना जब एक नाइट्रोजन का सर कितना 14 होता है, 2 का कितना 28, और एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पर इसका निकाल कितना आएगा, इसका आएगा सर यहाँ पे 28 प्लस कितने 16। तो कितना आएगा रे, यदि मैं यहाँ पे जोड़ के लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई कैसे, यहाँ ये तो नाइट्रोजन का है और 16 किसका, ऑक्सीजन का। तो 16 और 8 कितने होते हैं भाई, 24, और कितने होते हैं 24, और 24 के बीच कितने होते हैं 44। तो यहाँ पे इसका 44 आएगा। अब देखो इसका, जब एक नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 30, ये 30 आएगा। उसके बाद देखो सर, जब नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना होगा रे 32। तो यहाँ पर आएगा 16 और 32 कितने आपके 6, और यहाँ पे आएगा 3 रे आपके 46। अब देखना यहाँ पे, जब 2 नाइट्रोजन का कितना 28 और एक नाइट्रोजन का 16, 3 का 2 का 32, 3 का 48। तो यहाँ पे आएगा 48, या आपके 6 और यहाँ पे 7, 76 है। इसके बाद देखो यहाँ पे सर आपके 14, 28। अरे कैसे आ रहा है, मालूम था ना आपको, जब एक नाइट्रोजन के परमाणु का मोलर द्रव्यमान 14 होता है, 2 का कितना होगा 28, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 5 का कितने 80, 80 और 8 कितने होते हैं भाई 108। कितने होते हैं 80 और 8 कितने होते हैं 108 होते हैं। चलो हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिया, परंतु सर हमें तो प्रतिशत मात्रा भी चाहिए। अभी तो प्रतिशत मात्रा का देखो मतलब क्या है, प्रतिशत मात्रा, इस प्रतिशत मात्रा का मतलब क्या है। यदि आपको देखो वाष्प घनत्व निकालना है तो आप क्या करो, इसमें 2 का भाग दे दो। इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8.5 आएगा। यदि हमें क्या निकाल, चलो मैं निकाल के बताते हैं। यहाँ पर इससे मान लो कि वाष्प घनत्व, और इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा सर हमारे पास वाष्प घनत्व और यहाँ पे आएगा आणविक द्रव्यमान बटा 2। तो देखो यहाँ पे इसका आणविक द्रव्यमान कितना है 17, 17 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा रे, 2 का भाग देने पे कितना आएगा सर 8.5 आएगा। यहाँ पे कितना है 44 है, 44 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 22 आएगा। सर यहाँ पे कितना आएगा, जब 30 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और सर 46 है, जब 46 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा 23 आएगा। और सर आपका 76 है, इस 76 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा रे, यहाँ पे आएगा 3 और आपके 38। और जब 108 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 4 आपके 54। इसका वाष्प घनत्व भी आ गया। परंतु सर हमें तो क्या चाहिए, प्रतिशत मात्रा चाहिए। तो यहाँ पे आएगी परसेंट मात्रा। अब देखो परसेंट मात्रा कैसे निकालते हैं, परसेंट मात्रा कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा इसी में एडजस्ट करेंगे।
इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तो आगे पर दिक्कत नहीं आएगी। इससे मान लो ये आएगी प्रतिशत मात्रा, यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी प्रतिशत मात्रा। तो देखो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए आपने जब छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि यदि हमें किसी के अंदर कोई पदार्थ कितना परसेंट है, तो मैं से कहूँ कि जैसे यहाँ पे परसेंट मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल पदार्थ की मात्रा नीचे आती है, ऊपर जिस पदार्थ का यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ प्रतिशत मात्रा बराबर है, प्रतिशत मात्रा बराबर यहाँ पे आएगा उस तत्व का द्रव्यमान, इसमें आएगा उस तत्व का द्रव्यमान, और यहाँ पे उस तत्व का द्रव्यमान इंटू 100, और नीचे कितना आएगा कुल भार, क्या आएगा इसमें, देखो थोड़ा इस पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे सुनना, उस तत्व का द्रव्यमान जिस यौगिक में जितना है, अभी उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, और कुल भार, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको निकालना है। अब नाइट्रोजन का कुल भार कितना है सर, नाइट्रोजन का कुल भार कितना है 17 है, और इस नाइट्रोजन में किसका निकालना है, सॉरी अमोनिया के अंदर कितना है 17 है, तो हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ऊपर आएगी, कितनी आएगी 14 आएगी, इंटू यहाँ पर आएगी 14 इंटू 100। अब कितना आएगा, स्क्रॉल करो यहाँ पे, तो लगभग देखो इसको अगर हम 1400 हैं, इसको अगर काट के मानते हैं तो 1400 में क्या करना आपको, यहाँ पे देखो इसमें सर 1400 में 17 का भाग देना आपको, तो कितनी बार जाएगा इसमें, लगभग आपके 70.102 119, लगभग 8 बार जाएगा इसमें, 4 बज के 2, लगभग सर 82 के आसपास आएगा, क्या आएगा 82% आएगा, इसे मान लो। यदि हम पॉइंट को नहीं लेते हैं तो कितना आएगा 82 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका निकालना है, तो सर ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो इस तत्व में नाइट्रोजन कितनी है, जो सर इस यौगिक में नाइट्रोजन कितनी है 14, 14 का दुगुना कितना 28, तो यहाँ पे आएगी 28, तो यहाँ पे आएगा 28 बटा सर टोटल कितना है 44, तो यहाँ पे आएगा 44 इंटू 100। अब देखो सर अगर हल करते हैं तो कट रहा है क्या इसमें, लगभग 4 से काटते हैं तो कितना आएगा 4 से 7 और 4 लगभग 11, तो 700 में कितनी बार जाएगा, 700 में जाएगा 11 छः आपकी 66, और कितने बच गए 4, तो 11 छः 33, लगभग ये आएगा 63% के आसपास आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे निकली परसेंट मात्रा, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको लगभग एक यौगिक है और उसके आपको इस प्रकार 2 दे देंगे उसमें, और 2 से निकाल कर पूछेगा कि इसमें आप किस प्रकार उसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो निकालने का या तो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, यदि आपको याद है डायरेक्ट भी आंसर दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु देखो निकालने का तरीका आना चाहिए, अगर क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा रट के जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इससे क्या है कि आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आगे देखो उसके बाद में यहाँ पे कितना है 14, तो सर 14 तो ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे 30, और यहाँ पे आएगा आपका 100, तो लगभग कितने 1 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा रे, लगभग भाग देने पे देखो इसमें 140 में कितनी बार जाएगा सर 4 बच के 2 6, और लगभग मान लो कि 46% आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। उसके बाद में सर इसमें देखते हैं तो सर ये 14 तो ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा सर 46 इंटू 100, तो यहाँ पे लगभग 1400 में करते हैं तो यहाँ पे लगभग इसको 23 से लगभग कितने 700 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 23, अब लगभग कितने 33 आपके 69 कितने होते हैं, 33 या 69 होते हैं, लगभग 30 के आसपास आएगा, 30%। पॉइंट तो आगे आएगा, पॉइंट तक नहीं निकालें, केवल हम 260 तक निकालें। उसके बाद में क्या होगा सर इसका निकालना, तो यहाँ पे कितना आएगा 28 अपॉन कितना आएगा 76 मल्टीप्लाई 100, तो अब सर यदि हम काटना चाहें तो इसको लगभग 4 से काट लें 7, और इसको 4 से काटते कितनी बार जाएगा सर आपका 1 बार जाएगा, और 4 चौको 16, तो यहाँ पे आएगा लगभग 14 पंजे कितने 70 होते हैं क्या, अगर लगभग कितने 14 6 84 आपके हैं, तो इसमें क्या और इसमें ज़्यादा हो रहा है क्या, लगभग इसमें आएगा 1 और लगभग 3, तो यहाँ पे 6 9 19 आएगा, ठीक है। अब इस 19 का किस में भाग देना, 700 के भाग देना, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, ठीक है। 57 कितने बच गए 13, तो 13 बचे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, लगभग 700 के अंदर क्या करना आपको 19 का भाग देना है,
तो कितनी बार जाएगा, गुणित आपके 57, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब सर 57 कितने बज गए, 13 बज गए शायद, 13 130 में कितनी बार जाएगा, गुणित 5 95 गुणित 6 114, लगभग 36 के आसपास कितना आएगा, 36 के आसपास है मान लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब 700 में 23 का दिया तो कितना आया, 30, और हाँ भी आएगा, ठीक है, और जो भी है। उसके बाद देखो सर इसका निकालना है, तो इसमें क्या करना है सर, 28 तो कितना है, ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा सर आपकी 108 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा सर 100 आएगा। अब 100 आएगा सर, यदि काटना चाहो तो काट लोगी सर, 2800 है, 2800 में देते हैं तो लगभग ये आएगा आपके मान। इसको अगर आप 4 से भी काटते हो तो 4 से काटते हो 2, और लगभग 4 से 28, और इसको काटते हैं 4 से कितना 4, यह रहेगा इसमें लगभग 27 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 27 में 54, 2 54 बच के कितनी 16, अब 16 है तो लगभग इसमें 25 के आसपास आएगा ऐसे मान लो। देखो हम इनसे निकाल से अनुमान निकालिए ऐसे मान लो, कैलकुलेशन में अगर आप कर सकते हो और अब कॉपी में ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझना है क्या, किस तरह ये तो हमारा यौगिक है, इसमें हमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें पहले आणविक द्रव्यमान निकालिए 17, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में वाष्प घनत्व कितना है 17.2, ये सभी का निकालिए, ठीक है। ये परसेंट मात्रा टोटल पदार्थ की मात्रा नीचे आएगी, और जिसकी निकालनी है उसके ऊपर आएगी 14 बटा कितनी 7, यहाँ पे 28 बटा कितनी 44, कोई दिक्कत। अब सर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला का सामान आ चुका है, अब हमें केवल बनाना है, तो बना लेते हैं, ठीक है, फुर्ती से। तो देखो यहाँ पर अब इसमें क्या होगा कि सर जैसे मान लीजिए हमें द्रव्यमान निकाल, तो आणविक द्रव्यमान कितना है, जैसे मान लीजिए इसके आधार पे निकालें, तो सर कितना है 17 इंटू 82 क्या इसमें आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, और नीचे कितना आएगा इसमें बताओ आपका 100 आएगा। अब इसको हल करने पे देखो यहाँ पे मैं इसको हल कर रहा हूँ, कितना आ रहा है इसे मान लो लगभग 1700 हैं, तो लगभग 17 कितना करते हैं 17 में कितने होते हैं आपके इसमें 34, ठीक है, और लगभग 17 को 8 से करते हैं कितने होते हैं भाई, अगर 17 को 8 से करते हैं 68 का मतलब यहाँ पे आएगा 1 इसमें बच रहा है लगभग, तो 3, तो 70 का मतलब 8 9 6, उसके बाद में कितना आएगा 6 से 12 13, तो लगभग कितने 137, तो यहाँ पे आएगा 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये आएगा शायद इसमें, ठीक है। अब सर तो कितना आएगा 13 के आसपास आ रहा है, कितना आएगा, तो मैं इसको देखो यहाँ पे यदि पॉइंट हटा के लिख सकता हूँ कितना, इसको 14 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं इसमें निकालूं तो यहाँ पे देखो इसमें सर कितना है, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान आएगा ऊपर, तो आणविक द्रव्यमान कितना है सर आपका, आणविक द्रव्यमान दे रखा है 44। उसके बाद में सर क्या निकालना है, प्रतिशत कितना है, तो इसमें दूसरे में अरे कितना है 63, नीचे कितना आएगा इसमें आपका 100 आएगा। तो हमें क्या करना है सर, इसको लगभग अगर कितना आएगा 4 थी कितने 12, कितने बजाएंगे सर आपके 1, और लगभग 24 आपके कितने 25, तो यहाँ पे 2 5 2 कितना आएगा भाई 2, और 7 7 कितना आएगा 2, इन लगभग सर 27.0 के इन लगभग कितना आएगा 72 के आसपास आएगा। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 28 लिख सकता हूँ, अरे कोई दिक्कत किसी को, ये अगर 28 आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद में सर यदि इसमें निकालें, यदि इसका आ गया तो इसका निकालें, यहाँ पर देखो इसमें इसका निकालते तो सर कितना आएगा, वही इसमें कितना है, इसमें सर आपका 30 इंटू 30 46, और नीचे कितना आएगा 100, तो हल करने पे देखो इसमें इसका 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितने 37 18, और लगभग 4 3 12 1 13, ये कितना आएगा लगभग 13.8, इसको लिख सकता हूँ सर कितना 14 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो मैं बता दूँ डायरेक्ट आपको, इसमें देखिए इसमें कितना आएगा, इसकी अगर बात करते हैं 23 30 40, इसमें भी कितना आएगा सर आपके लगभग, अगर एन हो तो कितना आएगा इसमें 14 आएगा, इसमें कितना आएगा सर, अगर कैलकुलेशन करते हो कितना आएगा 14 आएगा। इसमें देखो हल करते हो तो कितना आएगा 28, तो इसमें आएगा आपकी 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। इसमें अगर आप हल करते हो कैलकुलेशन इसमें कितना आएगा 28 आएगा। और यहाँ तक दिक्कत किसी को, आप देखेंगे सर ने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, ठीक है भाई, हमारा तो काम ही ये है कि डायरेक्ट किस प्रकार निकाला। तो अब देखो इसमें कि सर हमने क्या क्या निकाला, इसका यहाँ पे यार 28 28 14 14 28, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या निकाला कि यौगिकों में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ये निकाले हुए इतनी नाइट्रोजन है। फिर इसमें कहता है कि जिस यौगिक में
या जिसमें या सबसे कम जो नाइट्रोजन या प्राप्त होती है वही उसका क्या होगा, उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो सबसे कम कितनी बताओ इसमें 14, 28, 14, 28 और 14, 28। तो सबसे कम कितनी 14 आ रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 14 होगा। फिर देखना लास्ट वाली बात कौन सी है भाई, ये द्रव्यमान प्रतिशत आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद में आपको ये लगभग यहाँ पे इस प्रकार 3 या 4 आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो सबसे कम द्रव्यमान प्राप्त होगा वही उस तत्व का द्रव्यमान होगा इस केनिजार विधि से। समझे कुछ यहाँ पर? अरे समझ में आया? ठीक है, एक उदाहरण और दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, यदि केनिजार विधि के अंदर ध्यान रखना, केनिजार विधि में पहली बात तो क्या होते हैं, एक ही तत्व के एक से अधिक यौगिक पाए जाते हैं और उनमें क्या होगा, किसी एक तत्व में उसे किसी एक यौगिक में किसी एक यौगिक में वो तत्व एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सूत्र क्या आएगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान इंटू प्रतिशत मात्रा बटा कितना 100। फिर यहाँ पे आणविक द्रव्यमान यह हमने इस प्रकार निकाला, किस प्रकार, ठीक है, आणविक द्रव्यमान के बाद में कितनी प्रतिशत मात्रा वो हमने निकाल ली। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा कि लगभग हमें 3 या 4 यहाँ पे जो मान प्राप्त होते हैं उनमें जो सबसे कम मान प्राप्त होगा वही उस तत्व का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। ठीक है, चलो एक उदाहरण और दे रहा हूँ आपको, वो शायद आपको करना है। अब आप कब क्लास देखते हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, परंतु आपको इसका देख के आंसर देना है। एक में दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आपको फास्फोरस का द्रव्यमान निकालना है, फास्फोरस की परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो इसमें मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसका फास्फोरस, ये फास्फोरस का आपको द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे मैं फास्फोरस की यौगिक बताता हूँ कौन कौन सी, देखो यहाँ पर है, यानी क्वेश्चन बना के देता हूँ, फिर बाकी का आपको निकालना है। तो यहाँ पे इसकी यौगिक जिसमें फास्फोरस होना चाहिए, तो देखो एक तो बना दिया जैसे आपका PCl5 और यहाँ पे POCl5, इसी प्रकार P2S5, यहाँ पे PF5 और ये से मान लो P2O3। अब सर पहली शर्त तो क्या थी हमारी कि कम से कम उस यौगिक के, उस तत्व के यौगिकों में कम से कम एक फास्फोरस तो उसमें एक होना चाहिए, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें सर एक आ रहा है और इसमें भी तो कहने का मतलब इसमें नियम लग रहा है। दूसरी बात क्या करते हैं कि सर हमें क्या निकालना चाहिए, वाष्प घनत्व और आपका आणविक द्रव्यमान, ये दो चीज़ आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाष्प घनत्व और यहाँ पे आएगा इसमें आपका आणविक द्रव्यमान। तो सर आणविक द्रव्यमान निकालता हूँ, पहले देखो यहाँ पर कितना है, P है। अब P में क्या होगा सर, P का फास्फोरस का कितना होता है, यदि 15 तो कितना आएगा सर इसका 31, और Cl का कितना होता है 35.5, कितना होता है, एक Cl का 35.5 होता है, 2 का 71 होता है, और लगभग 4 का कितना होगा रे, 4 का हो जाएगा सर यहाँ पे देखिए 4 का 2, यानी लगभग 142, और 142 फिर क्या जोड़ो 142 प्लस कितना 35.5, ये लो। अब जो भी आएगा कितना आएगा यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे आएगा 0.5, चलो इसे हम बोले 0.5 आएगा। उसके बाद में कितना आएगा सर यहाँ पे 7, और 7 कितने इसमें 1 8, और उसके बाद में कितना आएगा यहाँ पे देखिए 14 और 3 कितने होते हैं 17, और 17 और 3 कितने होते हैं 17 और 3 आपके इसमें 20, 208 के आसपास आएगा इसका। ठीक है, इसका निकाल लो सर यहाँ पे। तो इसका निकालते हैं, देखो यहाँ पे फिर आपका Cl5 आ रहा है, इसमें P का कितना होता है सर, मैं इसका निकाल रहा हूँ। P का कितना वो 31 होता है, और ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, और इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो कितना आएगा 0.5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, और कितना आएगा इसमें 17 आएगा। अब इनको जोड़ देना कितना आएगा, ये आएगा 0.5 आएगा, इसको लिखना चाहो तो 0.5। अब कितने होते हैं 6 से 12 13, तो कितने होते हैं यहाँ पे 4। उसके बाद में कितना आएगा देखो इसमें लगभग 16 और 32, 32 एक 33, और 33 3 कितने होते हैं यहाँ पे 33 3 आपके 36, ये आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में सर इसका निकाल लो, इसका कितना आएगा देखो इसमें, जब एक का सल्फर का कितना, एक फास्फोरस का कितना होता है 31, तो 2 का कितना होगा बताओ, इसमें 2 का हो जाएगा सर यहाँ पे 2, और कितना 6 62, और इसका कितना होता है फास्फोरस सल्फर का कितना होता है 32,
तो 32 का लगभग 5 से गुणा कर दो 32 को, तो कितना आएगा 0 और 15 और कितने आपके 16, 160 तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 6 4 आपके 12 और यहाँ पे कितने 322 आएगा इसका, ठीक है 322 आएगा, 222 कितना आएगा 222 आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका देख लो, अब फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो लगभग 18 के आसपास होता है, कितना इसका 18 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 31 प्लस कितना 18 पंजे 90 है, तो यहाँ पे आएगा 90 तो कितना हो जाएगा 1 और 9 3 कितने होते हैं 12, 121। इसका कितना हो जाएगा एक फास्फोरस का कितना, तो यहाँ पे 2 का 62 और लगभग आपके 48, यहाँ पे आएगा इसमें 48, तो कितना हो जाएगा इसमें लगभग देखो सर आपका 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 110। ये क्वेश्चन इतना मैंने दे दिया, ये इसको निकालने क्या होता है, इसमें आप सभी में 2 का भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको निकालना है इस फास्फोरस का कितना आएगा। भाई मेरे को पता है सभी को मालूम कितना होता है, परंतु आपको इस विधि से निकालना है, आगे कैलकुलेशन करनी है, ये काम आपका है, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं तो आप काम करेंगे, अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बाकी क्लास से फिर कल देखेंगे, कल जो आपकी जो 3 विधियाँ हैं आपकी उनको देखेंगे, ठीक है।